Jai Hind to all of you. I am Prabhakar Pratap Singh, Faculty of GS, Brigadier Pratap Defense Academy. जैसा आप सभी को पता ही होगा कि 14 सितंबर एनडीए सेकेंड और सीडीएस सेकेंड का एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड है। उसी दिशा में ब्रिगेडियर प्रताप डिफेंस एकेडमी अगर हम बात करें आपके लिए वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आ रहा है जिसके थ्रू आप अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। वो सेलेक्टेड टॉपिक्स, क्योंकि मैं जीएस का फैकल्टी हूं तो जाहिर सी बात है हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक्स से ऐसे टॉपिक्स लेके आएंगे जहां से एनडीए और सीडीएस में क्वेश्चंस आने की संभावनाएं ज्यादा होती है। तो उसी दिशा में अगर हम बात करें, आज मैं जो आपके सामने टॉपिक लेके आया हूं वो इंडियन हिस्ट्री से है, इंडियन हिस्ट्री के एंशिएंट हिस्ट्री के पार्ट से है और उस टॉपिक का हमारा नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या नाम है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। दैट मीन्स हिंदी में बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का। हाल फिलहाल के दिनों में अगर आपने एनडीए और सीडीएस के पेपर का एनालिसिस किया हो तो एक या दो क्वेश्चन 100% इंडस वैली सिविलाइजेशन से रहते हैं, तो इस पोर्शन को हम स्किप नहीं कर सकते। लास्ट मोमेंट रिवीजन में यही बोला जाता है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चंस आने की संभावना ज्यादा है वो टॉपिक्स आप कवर करें, तो वही टॉपिक्स मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। और सबसे बड़ी बात, इस वन शॉट क्लास में पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन हम कवर करने वाले हैं और कितनी बेहतरीन क्लास होने वाली है ये आगे आप देखेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और दूसरी बात, अगर हम बात करें तो और कोई डिफेंस एस्पिरेंट आपके टच में है तो उसको जरूर रेकमेंड करिएगा, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसके थ्रू हम क्या कवर करने वाले हैं। पहले हमको जो हमारा टॉपिक है वो समझ में आना चाहिए। अगर हम बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है। किसका पार्ट है? एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है। हिस्ट्री को हम तीन पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। दैट मीन्स प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास एवं आधुनिक इतिहास। तो अगर हम बात करें, हम प्राचीन इतिहास की बात करने वाले हैं। प्राचीन इतिहास की शुरुआत कहां से होती है? द स्टोन एज से शुरू होती है और स्टोन एज के बाद, पाषाण युग के बाद दूसरा जो टॉपिक आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। अब इसमें देखिए, सबसे पहले हमको हेडिंग को समझना जरूरी है। इंडस, इंडस क्या है? इंडस एक तरीके की रिवर है इंडिया में। क्या है? रिवर है, नदी, नदी का नाम है। वैली का क्या मतलब होता है? वैली को हम हिंदी में घाटी कहते हैं। अगर हम बात करें, दो पहाड़ है मान लीजिए, और इन दो पहाड़ों के बीच में अगर कोई, ये एक फ्लैट स्पेस है, मतलब यहां कम हाइट है कंपैरेटिवली, इन दोनों पहाड़ों के बीच में ये स्पेस है जिसके थ्रू हम यहां से क्रॉस ओवर कर सकते हैं, तो इसे हम कहते हैं वैली। क्या कहते हैं? वैली, घाटी। और अगर हम बात करें सिविलाइजेशन, जिसे हम सभ्यता कहते हैं, तो एक ऐसी सोसाइटी जिसने अपने रहने सहने का तरीका खुद से डेवलप किया हो, हम उसे सिविलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सिविलाइजेशन या सभ्यता कहते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस वैली के बीच में है। अगर हम बात करें, दो हमारे पहाड़ों के बीच में अगर हम बात करें, ये आबादी बसी और इसने अपने रहने सहने का तरीका खुद से डेवलप किया, इस वजह से हमने इसको नाम दिया इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या नाम दिया? इस वजह से हमने इसको नाम दिया इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आइए इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत करते हैं। किसकी शुरुआत करते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, देखिए, जब चीजें आपको विजुअलाइजेशन के तौर पे दर्शाई जाती हैं तो वो आपको लंबे समय तक याद रहती है। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले हमको एक रफ क्या बनाना पड़ेगा? एक रफ हमको वर्ल्ड मैप बनाना पड़ेगा। ये हमारा नॉर्थ अमेरिका हो गया। क्या हो गया? नॉर्थ अमेरिका हो गया। और ये हमारा साउथ अमेरिका हो गया। दो कॉन्टिनेंट्स हैं ये। और अगर हम बात करें, यहां पे हमारा यूरोप आ गया। क्या आ गया? यहां पे हमारा यूरोप आता है
और यूरोप, और यहाँ पे अगर हम बात करें ये आपका अफ्रीका आता है। क्या आता है? ये आपका अफ्रीका आता है। ठीक है, दोनों को डिवाइड करता है मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर। इसके बाद यहां से हमारा एशिया शुरू होता है, जिसे हम नॉर्मली एशिया कहते हैं। और यहां पे अगर हम बात करें तो इंडिया की लोकेशन आती है। किसकी लोकेशन आती है? इंडिया की लोकेशन आती है। सबसे पहली बात आपको यह जानना जरूरी है कि वर्ल्ड की 4 जो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, वो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन कौन कौन सी है। तो इसमें सबसे ओल्डेस्ट जो सिविलाइजेशन है वो आपकी है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। कौन सी सिविलाइजेशन? वो है आपकी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। अगर आप एरिया की बात करेंगे तो एरिया ये आज आपका ईरान इराक वाला एरिया है, उसे हम प्राचीन समय में मेसोपोटामिया कहते थे। तो यहाँ पे जो सिविलाइजेशन डेवलप हुई ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, और ये वर्ल्ड की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है। इसके बाद अगर हम बात करें अफ्रीका की एक कंट्री है, दैट्स कॉल्ड इजिप्ट। क्या नाम है? इजिप्ट। तो यहाँ पे इजिप्शियन सिविलाइजेशन हो गई। क्या हो गई? इजिप्शियन सिविलाइजेशन हो गई। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो आपका हमारा चाइना में चाइनीज सिविलाइजेशन हो गई। कौन सी? चाइनीज सिविलाइजेशन हो गई। ठीक है, और इंडिया में अगर हम बात करें तो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गई। कौन सी हो गई? इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गई। ये वर्ल्ड की 4 ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। दैट मीन्स सबसे प्राचीन सभ्यताएं हैं वर्ल्ड की। सब ने अपने अपने रहने सहने का तरीका खुद से डेवलप किया, किसी से कॉपी नहीं किया। आज के डेट में अगर हम बात करें, हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। वेस्टर्न सिविलाइजेशन का मतलब अगर हम वर्ल्ड मैप पे इसको लोकेट करें, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो वेस्ट में अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज आती है। तो आज हम जीन्स पहन रहे हैं, आज हमारे पास मॉल्स के कॉन्सेप्ट हैं, बहुत कुछ है। तो ये पश्चिमी सभ्यता है ना, हम उसको कॉपी कर रहे हैं। और हमारी जो सभ्यता है कुर्ता पर्दनी पहनने वाली, वो हमने खुद से डेवलप की है। तो जाहिर सी बात है ये विश्व की 4 सबसे पुरानी सभ्यताएं हैं, सिविलाइजेशन है, जिन्होंने अपने रहने सहने का तरीका खुद से डेवलप किया। दूसरी बात अगर हम बात करें, ये सारी की सारी जो सिविलाइजेशन है वो रिवरीन सिविलाइजेशन है। क्या है? रिवरीन सिविलाइजेशन है। रिवरीन सिविलाइजेशन का मतलब जो भी सभ्यता डेवलप हुई, ये 4 जो सभ्यताएं डेवलप हुई, ये एक नदी किनारे डेवलप हुई। एक रिवर के किनारे ये लोग बसे हुए थे, इसी वजह से हमने इसको रिवरीन सिविलाइजेशन बोला। रिवर से क्या बना? रिवरीन। तो अगर हम देखें तो मेसोपोटामियन जो सिविलाइजेशन है वो टिग्रिस, कौन सी? टिग्रिस या यूफ्रेट्स नदी के किनारे इन लोगों ने अपने आप को बसाया और यहां से अपने रहने सहने का तरीका शुरू किया। इसी तरीके से इजिप्शियन सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो इजिप्शियन सिविलाइजेशन नाइल रिवर, नील नदी के किनारे डेवलप हुई। इसी तरीके से चाइनीज जो सिविलाइजेशन है वांगहो रिवर, जिसे हम येलो रिवर कहते हैं। क्या कहते हैं? येलो रिवर कहते हैं। इसके किनारे डेवलप हुई, है ना। सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है अगर हम बात करें चाइना की, और अगर हम बात करें इसे सोरो ऑफ चाइना भी बोला जाता है, क्योंकि इससे काफी बीमारियां होती है चाइना में। इसी तरीके से अगर जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो यहां पे भी एक नदी है हमारे लिए, दैट्स कॉल्ड इंडस रिवर। कौन सी? इंडस रिवर है। तो अगर हम बात करें, ये विश्व की 4 जो सबसे पुरानी सिविलाइजेशन हैं या सभ्यताएं हैं, वो किसी ना किसी नदी के मुहाने पे है, और इसी वजह से हम इन्हें रिवरीन सिविलाइजेशन कह रहे हैं। ठीक है, तो ये रिवर्स आपसे पूछी जा सकती है कि वर्ल्ड की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन कौन सी है? इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन सी रिवर पे बेस्ड है? चाइनीज सिविलाइजेशन कौन सी रिवर पे बेस्ड है? दूसरी बात, अगर हम बात करें, हमारा जो टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन है। क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो मैंने सबसे पहले कहा कि ये रिवरीन सिविलाइजेशन है। दूसरी बात, अगर हम बात करें, इस सिविलाइजेशन में 1500 प्लस साइट्स हमको मिली है। कितनी साइट्स मिली हैं? 1500 प्लस साइट्स डिस्कवर हुई हैं।
तो इसकी वजह से ये मोस्ट एक्सटेंसिव सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड है। क्या है? मोस्ट एक्सटेंसिव सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड है। दैट मीन्स ये वर्ल्ड का सबसे ज्यादा विस्तृत सभ्यता वाला सिविलाइजेशन है। अगर हम बात करें, अगर आप इमेजिन नहीं कर पा रहे, एक्सटेंशन से बना है, एक्सटेंसिव मतलब इसका विस्तार सबसे बड़े एरिया में रहा है। कितने एरिया में रहा है? तो इसका विस्तार अगर हम बात करें तो 1.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में रहा है। कितने में रहा है? 1.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में रहा है। अगर आप इसको इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आज के भारत का पूरा भौगोलिक जो क्षेत्र है 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। दैट मीन्स 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो 1.6 मतलब आधा। दैट मीन्स आज के भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का जो आधा पार्ट है, इतने भूभाग पे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग रहते थे। तो ये वर्ल्ड की सबसे मोस्ट एक्सटेंसिव सिविलाइजेशन है, जिसमें हमको 1500 प्लस साइट्स मिली है, और ये एक तरीके की रिवरीन सिविलाइजेशन है। क्या है? ये एक तरीके की रिवरीन सिविलाइजेशन है। अब हम आगे आते हैं और इसको कवर करना शुरू करते हैं। जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पे आएंगे, क्योंकि इंडस रिवर कहां फ्लो करती है? इंडिया में फ्लो करती है, पाकिस्तान में जाती है, अनडिवाइडेड इंडिया का पार्ट थी। तो मैंने कहा सबसे पहले कि ये मोस्ट एक्सटेंसिव सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड है। क्या है? मोस्ट एक्सटेंसिव सिविलाइजेशन मतलब इसका एरिया बहुत बड़ा है। तो इसका एरिया हमको सबसे पहले देखना होगा कि इसका एरिया कहां से कहां तक जा रहा था। तो अगर हम बात करें, इसका जो एरिया है नॉर्थ में, ये मांडा तक जा रहा था। कहां तक जा रहा था? मांडा, जो जम्मू एंड कश्मीर में है। कहां पे है? जम्मू एंड कश्मीर में है। अगर हम अनडिवाइडेड इंडिया की बात कर रहे हैं, तो अगर हम अनडिवाइडेड इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं और इससे ऊपर भी अगर आपसे नॉर्थवर्ड साइड पूछी जाए इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो यहां पे है हमारा शौर्तु गाय। क्या है? शौर्तु गाय होगा, जो अफगानिस्तान में आता है। कहां पे आता है? अफगानिस्तान में आता है। ठीक है, तो यहां पे अभी हम मांडा मान के चल रहे हैं कि हमारी नॉर्थवर्ड साइड थी, क्योंकि अगर हम बात करें, मैंने कहा आपको कितनी साइट्स डिस्कवर हुई हैं? 1500 प्लस साइट्स डिस्कवर हुई हैं। ठीक है, अगर हम इसके साउथवर्ड, सबसे साउथवर्ड एक्सटेंशन की बात करते हैं, तो यहां पे हमारे पास था डैमाबाद। क्या था? डैमाबाद। ये साइट आपकी महाराष्ट्र में है। कहां पे है? महाराष्ट्र में। फिर इसके बाद अगर हम ईस्ट में देखें, तो ईस्ट में हमारे पास जो सबसे ईस्टवर्ड साइट थी वो थी आलमगीरपुर। कौन सी? आलमगीरपुर, जो उत्तर प्रदेश में आता है। कहां पे आता है? उत्तर प्रदेश में भी, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और सबसे वेस्टवर्ड डायरेक्शन में जो इसका एक्सटेंशन था वो था सुखदा जंडौर। क्या? सुखदा जंडौर, जो आपका बलूचिस्तान पाकिस्तान में आता है। कहां पे आता है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में आता। ये इसका पूरा एक्सपेंशन था, मतलब इसका एरिया इतने एरिया में फैला हुआ था। अगर इन डॉट्स को हम कनेक्ट कर दें तो इतने एरिया में अगर हम बात करें, हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग रहते थे। जैसे आज की डेट में अगर भारत की भौगोलिक स्थिति आपको पता हो, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा हो, तो हम जनरली बोलते हैं गुजरात से गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। तो वेस्टवर्ड साइड में अगर हम बात करें गुजरात है, और ईस्टवर्ड साइड में अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश का किबुतु है। ठीक है, वो हमारा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। वैसे आज की डेट में उत्तर में हमारा नदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? इंदिरा कौल। और साउथवर्ड पॉइंट कौन सा है? साउथवर्ड पॉइंट कन्याकुमारी। अगर मेनलैंड की बात कर रहे हैं, अगर अंडमान निकोबार को जोड़ लेते हैं तो फिर जाहिर सी बात है इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब यहां पे देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि मैंने कहा कि जो भी सिविलाइजेशन है हमारी, ये रिवरीन सिविलाइजेशन है। क्या है? रिवरीन सिविलाइजेशन है, मतलब नदी किनारे बसी हुई थी। तो सवाल उठता है, आखिर नदी किनारे क्यों बसी हुई है? क्योंकि आदमी को जीने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या चाहिए? पानी चाहिए। आप कहेंगे रोटी, कपड़ा और मकान, वो तो है ही है, मगर सबसे इंपॉर्टेंट पानी है। क्या है?
बिना पानी के आप जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि खाना भी बिना पानी के तो बनेगा नहीं आपका। तो इसीलिए नदी किनारे रहते हैं, क्योंकि पीने का पानी मिल जाए। क्योंकि आप कहेंगे कि भैया वर्ल्ड में पीने का पानी तो बहुत है, 71% पार्ट में हमारे, अगर हम बात करें, वाटर से सराउंडेड है। मगर जब आप पोर्टेबल वाटर की बात करते हैं, पीने योग्य पानी की बात करते हैं, तो पोर्टेबल वाटर आपका सिर्फ कितना परसेंट है? 2 पॉइंट समथिंग परसेंट। दैट मीन्स लगभग 3% आपका पोर्टेबल वाटर है। और पोर्टेबल वाटर का सोर्स आपका क्या क्या है? पोलर आइस कैप्स हैं। क्या है? पोलर आइस कैप्स हैं। दैट मीन्स नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो बर्फ जमी हुई है वो फ्रेश वाटर का सोर्स है। पोर्टेबल वाटर मतलब फ्रेश वाटर। इसी की तरीके से अगर हम बात करें, आपके जितने भी ग्लेशियर्स हैं, रिवर्स हैं, रेन वाटर है, ये सारे आपके फ्रेश वाटर का सोर्स हैं। तो जाहिर सी बात है, रिवर में हमको फ्रेश वाटर मिलता है ना, खारा पानी तो नहीं मिलता। अगर खारे पानी से काम चलता तो समंदर के किनारे बसते, ना कि किसी नदी किनारे बसते। ठीक है, तो जब हम रिवरीन सिविलाइजेशन बोल रहे हैं तो मतलब किसी ना किसी नदी किनारे बसे हुआ। जैसे आज की डेट में भी अगर आप देखिए, वर्ल्ड की जितनी भी टॉप मोस्ट सिटीज हैं, उनकी जो कैपिटल है वो कहीं ना कहीं किसी रिवर के नदी किनारे है। जैसे इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली कौन सी नदी किनारे है? यमुना रिवर बैंक पे है। इंग्लैंड की राजधानी लंदन थेम्स रिवर पे है। इसी तरीके से फ्रांस की राजधानी पेरिस साइन रिवर पे है कि नहीं है? तो वर्ल्ड की जितनी टॉप मोस्ट कंट्रीज है, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी, वो भी एक रिवर बैंक पे है। तो यहां पे भी जो हमारी साइट्स थी वो किसी ना किसी रिवर बैंक पे थी। तो एग्जाम में यही आपसे पूछा जाएगा, कौन सी साइट कौन से रिवर बैंक पे थी। तो अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले अगर हम नॉर्थवर्ड साइड मांडा कुनमार के सोर्तुगाई को मान ले, किसको मान ले? सोर्तुगाई को मान ले। तो ये आपकी कौन सी रिवर बैंक पे थी? मैं ब्लू से लिख रहा हूं क्योंकि पानी का कलर क्या होता है? पानी कलरलेस होता है, मगर हम उसको अमूमन ब्लू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो सोर्तुगाई ये आपकी ऑक्सस रिवर पे है। किस पे है? ऑक्सस रिवर, जिसे हम आमू दरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? आमू दरिया कहते हैं। ये रिवर नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करते हुए कैस्पियन सी में जाके मिलती है। किसमें जाके मिलती है? कैस्पियन सागर में जाके मिलती है। दूसरी हमारी मांडा, मांडा जम्मू कश्मीर में आता है और ये चेनाब रिवर पे है। किस पे? चेनाब रिवर के आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, ये आपकी हिंडन रिवर पे ये हमारी साइट सिचुएटेड थी। डैमाबाद महाराष्ट्र अगर हम बात करें तो ये हमारा रिवर प्रवार पे था। किस पे था? ये हमारा रिवर प्रवार पे डैमाबाद की साइट थी। और सुखदा जंडौर बलूचिस्तान पाकिस्तान, ये हमारा दस्त रिवर पे था। किस पे था? दस्त नदी के किनारे ये सिचुएटेड था। तो ये जो नॉर्थ साइड, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के जो एक्सटेंशन था, ये तो उन साइड्स की बात हो गई। मगर मैं आपसे कह रहा हूं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में 1500 साइट्स की डिस्कवरी हो चुकी है, 1500 प्लस साइट्स। तो और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो आपको याद रखना जरूरी है? तो सबसे पहले हमको याद रखना जरूरी है रोपार। कौन सी? रोपार कहां पे आता है? पंजाब में। और ये कौन सी नदी पे है? रोपार आपका सतलुज नदी पे। किस पे? जो इंडस रिवर की सहायक नदी है। किसकी? इंडस रिवर की सहायक नदी है। इसी तरीके से आप देखेंगे तो आपका आ जाता है ये हड़प्पा, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। तो हड़प्पा एक साइट है जो मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान में है, जो मॉडर्न समय में साहिवाल डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है। ठीक है, तो हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे है। किसके? रावी नदी के किनारे, जो सिंधु नदी की सहायक नदी है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करेंगे तो आपके पास और जो साइट्स हैं उसमें हमारा है सबसे इंपॉर्टेंट साइट मोहनजोदारो, जिसपे मूवी भी आई थी। मोहनजोदारो के बाद अगर हम बात करें एक और साइट, रुकिए मैं इसको लिख लो फिर आपके, ये जो 4 साइट्स हैं ये हमारी है कौन सी रिवर किनारे? इंडस रिवर किनारे। किसके? इंडस। कौन कौन सी साइट्स हैं ये साइट्स हैं आपकी मोहनजोदारो। कौन सी? मोहनजोदारो। ठीक है, MK। ठीक है, मोहनजोदारो के बाद आपका आता है कोट दीजी। कौन सा? कोट दीजी। फिर आता है आपका
चान्हू-दारो। कौन सा? चान्हू-दारो। फिर उसके बाद आपका आता है अलादीनो। कौन सा? अलादीनो। तो ये 4 साइट्स हमारी पाकिस्तान में जाती हैं और इंडस रिवर पे है। किस पे? इंडस रिवर पे। इसी तरीके से अगर हम बात करें, जो नदी अब विलुप्त हो चुकी है, जैसे संगम है प्रयागराज, गंगा यमुना सरस्वती का संगम कहते हैं, मगर सरस्वती एग्जिस्ट नहीं करती है। वैसे ही अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका पंजाब और राजस्थान वाले रीजन में अगर हम बात करें, राजस्थान में आपका है कालीबंगन। कौन सा है? कालीबंगन की साइड। ये आपकी घग्गर रिवर पे थी। किस पे? घग्गर रिवर पे थी। घग्गर हाकरा रिवर सिस्टम इसको बोला जाता था। तो ये कुछ फेमस सॉरी गाइस, सॉरी ये कुछ फेमस साइट्स हैं हमारी। अब देखिए 1500 साइट्स हैं। 1500 साइट्स तो हम कवर करेंगे नहीं, और कोई बावड़ा बिल्ला होगा जो 1500 साइट्स को कवर करेगा, क्योंकि हमको हिस्ट्री में पीएचडी नहीं करनी है। मैंने पहले भी आपको बताया, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। हर सब्जेक्ट का उतना नॉलेज होना चाहिए कि हमारा कट ऑफ निकल जाए। 1500 साइट्स ना हमको याद है, ना किसी पीएचडी होल्डर को याद होगी। बस हमको इतना पता है कि 1500 साइट्स डिस्कवर हुई हैं। तो अगर आप इसको सीक्वेंशियल मैनर में लिख लेते हैं तो ये आपको याद रहेगा। मतलब लिस्ट बना लेते हैं, एक तरफ साइट्स, दूसरी तरफ ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। तो इस तरीके से आपको याद करने में आसानी होगी। अब क्योंकि 14 सितंबर के एग्जाम को टारगेट करते हुए हम चल रहा है, तो हम ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, हम मोटा मोटा लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्सटेंशन की बात। किसकी हो गई? इंडस वैली सिविलाइजेशन के एक्सटेंशन की बात हो गई। ठीक है, अब जब इंडस वैली सिविलाइजेशन के एक्सटेंशन की बात हो गई, तो अब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के सबसे पहले टाउन प्लानिंग की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाउन प्लानिंग की बात कर लेते हैं। किस तरीके से इनके रहने सहने का तरीका था, किस तरीके से इन्होंने उसको डेवलप किया। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो भी मकान बनाए जाते थे, वो मकान 2 पार्ट्स में डिवाइड किए जाते थे। ये जो इस साइड देखिए, अगर आप डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे तो वेस्ट साइड और ये ईस्ट साइड, तो वेस्टवर्ड डायरेक्शन में जो बिल्डिंग हुआ करती थी उसे हम एक्रोपोलिस कहते थे। क्या कहते थे? एक्रोपोलिस, या फिर हम इसे सिटाडेल भी कहते थे। क्या कहते थे? सिटाडेल और एक्रोपोलिस। ये हाई रेंज बिल्डिंग होती थी, मतलब इसको ऊंचाई पे बनाया जाता था। तो जनरली माना जाता था यहाँ पे रूलिंग क्लास रहती होगी। क्या रहती होगी? या तो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग रहते थे या रूलिंग क्लास बड़े लोग रहते थे। और ये जो ईस्टवर्ड डायरेक्शन में जो आपकी सिटी होती थी, हम इसे लोअर सिटी कहते थे। क्या कहते थे? हम इसे लोअर सिटी कहते थे। और लोअर सिटी अगर हम बात करें, इससे जुड़ी हुआ करते थे। अगर हम लोअर सिटी की बात करें तो लोअर सिटी में जो रोड्स थी वो 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट करती थी। कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट करती थी। राइट एंगल पे। किस पे? राइट एंगल पे एक दूसरे को कट करती थी। और यहां पे अगर हम बात करें, बीच में आपके मकान हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? यहां पे आपके मकान हुआ करते थे जहां लोग रहते थे। ठीक है, इन मकानों की खासियत क्या थी? इन मकानों की खासियत ये थी कि आज की मॉडर्न डे में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई, उस समय में बहुत ज्यादा एडवांस थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो हमारी बात हो रही है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अगर हम इसको देखें, 2900 बीसी की बात हो रही है। 2900 बीसी से लेके 2500 बीसी, ये आपका अर्ली वैदिक एज, मतलब अर्ली इंडस वैली सिविलाइजेशन का फेस है। मतलब इसको फर्स्ट फेस समझ लीजिए। सेकेंड फेस 2500 बीसी से लेके कब तक चला? 2000 बीसी तक चला। और फिर थर्ड फेस 2000 बीसी से लेके 1900 बीसी तक चला। ठीक है, तो ये बीसी की बात हो रही, बिफोर क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट के जन्म से लगभग 3000 साल पहले की। उस समय इतना एडवांस कंस्ट्रक्शन होना बड़ा मुश्किल था। 90 डिग्री पे रोड्स आपस में कट करती थी और ये घर बनाए गए थे। अब ये घर किससे बने थे? सबसे पहली बात, ये घर बर्न्ड ब्रिक से बने थे। किससे बने थे? बर्न्ड ब्रिक से बने थे। दैट मींस ईंटों से बने थे, और पके हुए ईंट।
ईंट कैसे बनाया जाता है? पहले मिट्टी से उसको, क्ले से उसको शेप दिया जाता है, फिर आग की भट्टी में डाला जाता है, तब वो हार्ड होता है, रेडिश कलर उसमें आता है। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन इतनी एडवांस थी कि यहां पे एक्सटेंसिव लेवल पे बर्न्ट ब्रिक्स का इस्तेमाल हो रहा था। अगर हम इसकी कॉन्टेम्परेरी साइट्स में देखें, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में अगर हम बात करें तो किसका इस्तेमाल हो रहा था? बर्न्ट ब्रिक्स का तो इस्तेमाल नहीं हो रहा था, मगर उसका लिमिटेड यूज हो रहा था। यहां पे एक्सटेंसिव यूज हो रहा था। इसी तरीके से हम इजिप्शियन सिविलाइजेशन की बात करें तो वहां मड ब्रिक्स का इस्तेमाल हो रहा था, मतलब मिट्टी की ईंटों का इस्तेमाल हो रहा था जो इतनी हार्ड नहीं हुआ करती थी। तो इसकी सबसे बड़ी खासियत यहां पे बर्न्ट ब्रिक्स का इस्तेमाल हुआ। किसका इस्तेमाल हुआ? बर्न्ट ब्रिक्स का इस्तेमाल हो रहा था यहां पे, ठीक है। और इसकी जो साइज थी 7 क्रॉस 14 क्रॉस, अगर हम बात करें कुछ 28 ये इसके डायमेंशंस हुआ करते थे। और अगर हम बात करें दूसरी बात, हर घर में जो दरवाजा था, ये दरवाजा कभी भी रोड की तरफ नहीं खुलता था। ये दरवाजा या तो साइड में खुलता था या पीछे खुलता था। दैट मीन्स अब सोचिए कितना बेहतरीन नमूना है कि 3000 साल पहले बीसी में भारत में इस तरीके के मकान बनाए जाते थे। आज की टाउन प्लानिंग देख लीजिए, बड़े बड़े शहरों में सीधा आदमी तो चाहता ही है कि रोड फेसिंग हमको मकान मिले। गाड़ी सीधा निकालता है, रोड पे निकाल देता है, इस साइड से गाड़ी आ रही है, सीधा बैठ के चली जाएगी। तो एक इस तरीके से मकान बनते थे। कहीं रेसिडेंशियल बिल्डिंग, अगर यहाँ रेसिडेंशियल है तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग, यहाँ कमर्शियल है तो कमर्शियल बिल्डिंग, ठीक है। प्रॉपर ड्रेनेज पैटर्न, सबसे बड़ी बात, यहाँ मकानों से जो भी कचरा निकलता था, पानी वगैरह निकलता था, प्रॉपर ड्रेनेज पैटर्न के तहत अगर हम बात करें पानी निकला और ये सीधे रोड पे नहीं जाता था। अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम बनाया गया था, सीवेज सिस्टम। दैट मीन्स आज का जो नाला का कॉन्सेप्ट है, वो नाले बनाए जाते थे, अंडरग्राउंड बनाए जाते थे और बीच बीच में उसमें गोला रखा, छेद रखा जाता था। कभी कोई सामान फंस गया, कचरा फंस गया तो उसको निकालने के काम आता था। हर घर में अगर हम बात करें, घर में दीवारें काफी मोटी मिली हैं, जिससे हम समझ सकते हैं शायद 2 स्टोरी बिल्डिंग तक बनाते थे। और ये इस चीज को स्पष्टता और इसलिए अच्छी मिलती है क्योंकि अगर हम बात करें तो हमको सीढ़ियां भी मिली हैं। क्या मिली है? सीढ़ियां भी मिली हैं। तो 2 स्टोरी बिल्डिंग बनाने के वो सक्षम थे। हर घर में हमको कुआं देखने को मिला है। अब बताइए इतना एडवांस सिस्टम कहां मिलेगा? आज तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन अत्याधुनिक सिविलाइजेशंस में से एक है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें, ये आपका टाउन प्लानिंग। अब यहां पे क्या होता था? ये तो हो गया लोअर सिटी की बात। अब यहां पे सिटाडेल और एक्रोपोलिस में यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स हुआ करती थी। कौन सी? रूलिंग क्लास रहता था, मतलब यहां से लोग ऑर्डर पास करते होंगे और ये आम जनता इन पे रूल करा जा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें और भी चीजें रखी जाती थी, जैसे खाद्यान्न वगैरह, ग्रेनरीज वगैरह, ग्रेन से बनाए ग्रेनरीज, खाद्यान्न वगैरह रखने के लिए। और सबसे मेन चीज, इस एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स में किसी भी तरीके के मंदिर हमको देखने को नहीं मिले हैं। जो यूपीएससी पूछ चुका है स्टेटमेंट्स की फॉर्म में, कहीं पे भी हमको मंदिर देखने को नहीं मिला। दैट मीन्स भगवान का कॉन्सेप्ट नहीं था। किसका कॉन्सेप्ट नहीं था? भगवान का कॉन्सेप्ट नहीं था। भगवान को हम धीरे धीरे आगे चल के बनाएंगे जब हम ऋग्वैदिक सिविलाइजेशन पे आएंगे, ठीक है। तो किसी तरीके का मंदिर नहीं। तो ये अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की टाउन प्लानिंग है। क्या है? शहर किस तरीके से प्लान करके बकायदा बनाए जाते थे महाराज, ठीक। नेक्स्ट, ये हो गया हमारा। अब अगर हम बात करें तो टाउन प्लानिंग के बाद अगर हम बात करें, हम सील्स की बात करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में वो सील कौन सी सील? वो जो मोहर लगाते हैं। मोहर क्यों लगाते हैं? जब व्यापार करने के पर्पज से आप करते हैं तो सील्स का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में लगभग 2000 सील्स मिली है। कितनी सील्स मिली है? लगभग 2000 सील्स मिली है। देखिए सील्स क्यों उस समय इस्तेमाल होती थी। एक आदमी ए है, दूसरा आदमी बी है। अब उस समय इन दोनों के बीच में व्यापार होना, और व्यापार होता था भारत का इजिप्ट के साथ और
मेसोपोटामिया के साथ, दैट मीन्स ईरान इराक के साथ व्यापार होता था। ये हमको कैसे पता चला? क्योंकि हमारी कुछ सील्स उनकी साइड पे मिली है, उनकी सील्स हमारी साइड पे मिली है, तो दैट मीन्स आपस में जब व्यापार होता होगा तभी तो सील्स मिली है। मान लीजिए ये ए आदमी है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का है, दोनों के बीच में व्यापार होता है। अब इसने एक आलू की बोरी भेजी, अब उसका बोरा बांध दिया। अब जब ए को भेजा गया कि बी के पास पहुंचा दो, तो ये बंदा बीच में इस बोरे को खोल के कुछ 2-4 किलो आलू निकाल सकता है कि नहीं निकाल सकता? निकाल लेगा। बी वालों को कहां पता चलेगा? तो इसीलिए क्या है कि जब ये सामान का बोरा बांधा जाता था तो इसके ऊपर क्ले से बना, मिट्टी से बना एक सील लगाई जाती थी, और वो जब सूख जाती थी तो हार्ड हो जाती थी। कोई भी अगर उसको खोलने की कोशिश करेगा तो वो टेम्पर्ड हो जाएगा, जैसे तो पता चल जाएगा। जैसे आपके यहाँ लिफाफा आता है पोस्ट ऑफिस से, तो वो सील लगी होती है, उसमें है चिपकाया जाता है इस तरीके से, रेड कलर का आपने देखा होगा। अगर वो थोड़ा सा भी खुला, आपको समझ में आ जाएगा इससे छेड़छाड़ी की गई, तो आप उस बंदे को पकड़ लेंगे। तो लगभग 2000 सील्स हमको देखने को मिली है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ये सील्स किस पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रही है? इतिहासकार इसको लेकर थोड़ा दुविधा में है, क्योंकि अगर हम बात करें या तो यह ट्रेडिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होता था, किसके लिए? या तो ये ट्रेडिंग पर्पस के लिए, व्यापार करने के लिए इस्तेमाल होता था, या तो अगर हम बात करें क्योंकि इस चीज को मान्यता तब मिलती है जब हमको मेसोपोटामिया में किश, निपुर, लगाश और उर, ये 4 साइट्स हैं जो मेसोपोटामिया में, जहां पे इंडस वैली सिविलाइजेशन की सील्स मिली है। तो हम कह सकते थे कि व्यापार होता था तभी तो सील्स मिली है। दूसरी बात, शायद ये सील्स आइडेंटिफिकेशन मार्कर्स के तौर पे इस्तेमाल होती हो, क्योंकि इन सील्स पे जो जानवर बने होते थे 10 किस्म के जानवर हैं, तो शायद ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि भाई किसी का आइडेंटिटी कार्ड हो, कि भाई हमने जैसे रेड हाउस रख लिया अपने आप को, अपना सिंबल कुछ रख लिया, व्हाइट हाउस है उसने अपना सिंबल अलग रख दिया, या फिर ये एमुलेट्स के तौर पे भी इस्तेमाल होते हो, मतलब जो ताबीज है, ताबीज बना के पहनते हो, तो सील्स का इस्तेमाल, अब वो इतिहास पे नहीं जाने का। मगर अगर हम बात करें ज्यादातर सील्स हमको कौन से मिली हैं? सील्स इस तरीके से हमको मिली है ना, ज्यादातर जो सील्स मिली है वो हमको मिली है किस तरीके की? स्क्वायर शेप्ड हम्पलेस बुल सील, ठीक है, जिसे हम यूनिकॉर्न भी कहते हैं, ठीक है, जिसकी एक सींग होती है, वो वाला जानवर आपने मोहनजोदारो मूवी में देखा होगा, उस टाइप की सील्स हमको सबसे ज्यादा मिली है, जिसमें यूनिकॉर्न बना हुआ, उसके सामने एक फीडिंग ट्रफ रखा हुआ और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। अब ये क्या लिखा हुआ है, ये अभी तक डिसाइफर नहीं हुआ है, दैट मींस डिकोड नहीं किया जा सका, हम पढ़ नहीं पाए कि उस पे क्या लिखा है। जनरली आदमी का नाम भी लिखा होगा जो उसका मालिक होगा, शायद हम अभी उसको पढ़ नहीं पाए। यहाँ पे फीडिंग ट्रफ है जानवर के लिए, जो भी जानवर बना है। कौन कौन से जानवर अगर हम बात करें इन सील्स पे दिखाए गए, 60% जो सील्स मिली हैं वो स्क्वायर शेप हम्पलेस बुल सील है, दैट मींस यूनिकॉर्न सील है। और अगर हम बात करें इस पे जो जानवर बने हुए हैं, पहला तो यूनिकॉर्न ही हो गया, यूनिकॉर्न के साथ टाइगर हो गया, टाइगर के साथ एलिफेंट हो गया, क्या हो गया? एलिफेंट हो गया, एलिफेंट के साथ राइनो हो गया, राइनो के साथ हेयर खरगोश हो गया, खरगोश के साथ क्रोकोडिल हो गया, दैट मींस मगरमच्छ हो गया, ठीक है। इसी की तरीके से आपका बाइसन हो गया, क्या हो गया? बाइसन हो गया। तो इस तरीके से कुल मिला के 10 जानवर अलग अलग सील्स में हमको देखने को मिले हैं, ठीक है। तो ये सील्स, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमको इंडियन सील्स तो मिली है, मगर हमको मेसोपोटामियन सील्स भी मिली हैं, क्योंकि इंडिया में ज्यादातर जो सील्स हैं या तो स्क्वायर शेप्ड है, या रेक्टेंगुलर है, या सर्कुलर है, मगर सिलेंड्रिकल सील्स मिली है हमको। किस तरीके की सील मिली है? सिलेंड्रिकल सील्स मिली है। और ये सिलेंड्रिकल सील्स कहां इस्तेमाल होती थी? मेसोपोटामिया में। तो अगर हम बात करें, हमको 3 सिलेंड्रिकल सील्स कहां मिली है? मोहनजोदारो में मिली है। कालीबंगन में, राजस्थान में भी एक सिलेंड्रिकल सील मिली है, और कालीबंगन राजस्थान में भी
एक सिलेंड्रिकल सील विद इंडियन मोटिफ मिला है। दैट मीन्स है तो सिलेंड्रिकल सील मगर उसमें इंडिया के जानवर दिखाया गया है, ठीक है, जो वहां पे नहीं होता। इसी तरीके से पर्शियन गल्फ सील हमारा लोथल गुजरात में हमको देखने को मिला है और इसी तरीके से रेक्टेंगुलर सील्स हमको धोलावीरा गुजरात से देखने को मिला है। कहां से देखने को मिला है? धोलावीरा गुजरात से देखने को मिला है। अब इसमें जो फेमस सील्स हैं उसको आप देखिए कि फेमस कौन कौन सी सील हमको दिखाई गए हैं। तो फेमस सील्स में अगर आप देखेंगे दो सील्स हमारे सबसे ज्यादा फेमस हैं। इसमें एक सील ये आपका है, इसको हम कहते हैं क्या, इसमें एक महिला है जो उल्टे पोजीशन में है जिसके पैर ऊपर हैं और इस महिला के वेगाइना से एक पेड़ निकल रहा है, ठीक है, इस महिला के वेगाइना से एक पेड़ निकल रहा है। तो इसी वजह से इसे प्रोटोटाइप ऑफ शाकंभरी देवी बोला गया, प्रोटोटाइप ऑफ शाकंभरी देवी। इसे वैसे अर्थ मदर गॉडेस सील कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थ मदर गॉडेस सील बोलते हैं। इसे हमने माना कि ये शायद शाकंभरी देवी हो। आज हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता है। अगर आप नेट पे सर्च मारेंगे शाकंभरी देवी किसकी देवी है? द गॉडेस ऑफ नरिशमेंट, खाद्यान्न की देवी है जो आपको खाना प्रोवाइड करती है। तो ये भी क्या प्रोवाइड कर रही है? खाना ही ना। इसके वेगाइना से पेड़ निकल रहा है, पेड़ से फल आएंगे और इससे लोगों का पेट बढ़ेगा। तो अर्थ मदर गॉडेस सील आपकी हड़प्पा में मिली है। कहां पे मिली है? हड़प्पा में मिली है। और हड़प्पा कहां है? मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान में। कहां पे? मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान में। इसी तरीके से अगर हम बात करें दूसरी सील हमको एक देखने को मिली, इसे पशुपति महादेव सील कहते हैं। क्या कहते हैं? पशुपति महादेव सील। इसे हम प्रोटोटाइप ऑफ शिवा कह सकते हैं। लोगों ने कहा दिया प्रोटोटाइप ऑफ शिवा। ये माना गया कि शायद शिव जी का ये पुराना वर्जन है। आगे शिव जी अपडेटेड वर्जन में आएंगे, शायद ये शिव जी का पुराना वर्जन हो। इसमें क्या दिखाया गया है? इसमें एक आदमी दिखाया गया है जो यौगिक पोस्चर में है। इसमें यौगिक पोस्चर में है। दैट मीन्स योगा की मुद्रा में बैठा है और उसके सिर पे 3 हॉर्न का हेडगियर लगा हुआ है और यहां पे 4 जानवर दिखाए गए हैं, ठीक है, ये और 6 जानवर। यहां पे नीचे 2 हिरन दिखाए गए। क्या दिखाए गए? डियर दिखाए गए। यहां पे अगर हम बात करें, यहां पे हमको टाइगर और एलिफेंट है। क्या है? टाइगर और एलिफेंट है। यहां पे अगर हम बात करें राइनो और बफेलो है। क्या है? राइनो और बफेलो है, ठीक है। तो ये पशुपति महादेव सील कहां से मिली है ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये हमको कहां से मिला? मोहनजोदारो से। कहां से? मोहनजोदारो से, जो पाकिस्तान के लरकाना डिस्ट्रिक्ट में है। किसमें? पाकिस्तान के लरकाना डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो ये सील्स की बात हो गई। किसकी बात हो गई? ये हमारी सील्स की बात हो गई। समझ में आ रही है चीजें? अब हम एक ही वीडियो में क्योंकि पूरा कवर करने वाले हैं, सांस नहीं ले रहा हूं मैं, आपके पास भी सांस लेने का समय नहीं है, तो एक वीडियो में इतना मजा आने वाला है आपको, पूछिए नहीं। चलिए अब आते हैं इंडिविजुअल साइट्स। अब इंडिविजुअल साइट से हमको क्या मिला? 1500 प्लस साइट्स हैं। तो मेन साइट्स को हम देखते हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं हड़प्पा। किसकी बात करते हैं? हड़प्पा सबसे इंपॉर्टेंट साइट है, नंबर 1 साइट हड़प्पा। अगर हम बात करें, क्योंकि हड़प्पा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। किसके नाम से जाना जाता है? हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा की डिस्कवरी किसने की? 1921 में सबसे पहली साइट थी जो डिस्कवर की गई थी और इसको डिस्कवर किया था दयाराम साहनी ने। किसने डिस्कवर किया था? इसको डिस्कवर किया था दयाराम साहनी ने। डीआर साहनी इनको बोला जाता है, ठीक है। जब इन्होंने इसको डिस्कवर किया तो ये चाहते तो अपने नाम पे इस साइट को रख लेते। अगर मैं किसी चीज का आविष्कार करूंगा तो उस चीज को अपना नाम देना चाहूंगा, है कि नहीं? तो मगर दयाराम साहनी इतने सुलझे हुए इंसान थे
कि इन्होंने उस साइट को जब डिस्कवर किया तो पता लगा उसके पास का गांव हड़प्पा है, तो उन्होंने हड़प्पा नाम दिया और फिर ठीक भी हुआ। हाँ, अच्छा हुआ नाम हड़प्पा दिया, क्योंकि आगे चल के पता चला ऋग्वैदिक सिविलाइजेशन के दौरान कि ऋग्वेदा में भी इससे मिलता जुलता नाम है, जो है हरियुप्पा। कौन सा है? हरियुप्पा। ठीक है, हाँ, इसको नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन जॉन मार्शल ने दिया। किसने दिया? जॉन मार्शल ने नाम दिया इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन, क्योंकि पहली साइट थी जो डिस्कवर हुई। हड़प्पा कौन सी नदी किनारे है? रावी नदी के किनारे है। कौन सी नदी किनारे है? रावी नदी के किनारे है। पहली बात। आगे अगर हम बात करें हड़प्पा से हमको क्या क्या देखने को मिला, तो इसकी मेजर फाइंडिंग्स जो है कि खुदाई के दौरान हमको क्या क्या देखने को मिला, वही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहां सबसे पहले 6 रोज ग्रेनरी देखने को मिली। क्या देखने को मिली? 6 रोज ग्रेनरीज देखने को मिले। ठीक है, दैट मीन्स अगर हम बात करें, जैसा हमने टाउन प्लानिंग में देखा कि एक तरफ आपका एक्रोपोलिस या सिटाडेल हुआ करता था, और जैसे मैंने आपको बताया, और दूसरी तरफ लोअर टाउन हुआ करता था। तो सिटाडेल में जनरली एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग हुआ करती थी या ग्रेनरीज हुआ करती थी। ग्रेनरी मतलब ग्रेन से बना है, खाद्यान्न। तो इस तरीके से हमको 6 रोज की, 1 2 3, इस तरीके से हमको खाद्यान्न भंडार मिला है, मगर ये रावी नदी के बिल्कुल पास में मिला है, ये कहीं दूर नहीं मिला है। इसीलिए हाई रेंज प्लेटफॉर्म में है, क्योंकि नदी के पास रहेगा तो अनाज सड़ सकता है, मगर इसीलिए इसको हाई रेंज प्लेटफॉर्म में बनाया गया। 6 रोज ग्रेनरी के साथ अगर हम बात करें, यहां पे और क्या मिला? अर्थ मदर गॉडेस सील मिली। क्या मिली? अर्थ मदर गॉडेस सील मिली। क्या मिली? अर्थ मदर गॉडेस सील मिली। अर्थ मदर गॉडेस सील के साथ अगर हम बात करें तीसरे नंबर पे, यहां पे हमको क्या मिला? हमको यहां पे देखने को मिला डाइस। क्या? डाइस। और लूडो में 6 नंबर वाला उछालने वाला, उसे हम डाइस कहते हैं। तो डाइस भी हमको यहां देखने को मिला। नंबर 4 पे अगर हम बात करें, टोर्सो ऑफ न्यूड मैन, नंगे आदमी का एक हमको टोर्सो मिला है। ठीक है, एक मूर्ति मिली है, वो हमको हड़प्पा से मिला है। कहां से मिला है? हड़प्पा से मिला है। और हड़प्पा से हमको क्या देखने को मिला है? हड़प्पा में अगर हम बात करें, तो हड़प्पा में जो लोगों को दफनाया जाता था वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, नॉर्थ में उसका सिर होता था और साउथ में उसका पैर होता था। और उसको दफनाने के समय अगर हम बात करें, उसके बगल में कुछ सामान रखा जाता था, क्या पता उसको दूसरे जन्म में जरूरत पड़े। ठीक है, और अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमको 2 टाइप की क्या देखने को मिलती हैं? 2 टाइप की सिमेंट्री देखने को मिलती हैं, R37 एंड H टाइप की सिमेंट्री देखने को मिलती है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें, हमको यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट व्हीट ग्रेन्स के, किसके? गेहूं के सैंपल्स मिलते हैं। गेहूं का इस्तेमाल होता था। सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन का पार्ट है। किसका पार्ट है? ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन का पार्ट है। मतलब इस समय तक ब्रॉन्ज का इस्तेमाल होने लग गया था। इससे पहले तक ब्रॉन्ज का इस्तेमाल नहीं होता था। और ब्रॉन्ज किससे किससे मिलकर बनता है? कॉपर और टिन से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है? कॉपर और टिन से मिलकर बनता है ब्रॉन्ज। तो ये ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है। क्या है? ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। तो ये मेजर फाइंडिंग्स आपके एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। थोड़ा पंखा और पानी देना थोड़ा, ठीक है। चलिए, और फिर इसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो हमारी साइट है, नेक्स्ट हमारी साइट है, इस साइट का हमारा नाम है मोहनजोदारो। क्या है? मोहनजोदारो। देखिए, जब कोई एक चीज है, ये काफी पुरानी हो जाएगी, धूल मिट्टी जमती जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा धूल मिट्टी से ढक जाएगी। फिर सालों बाद कोई इसकी खुदाई करेगा तो पता चलेगा यहाँ ये चीज है। तो मिट्टी से जब ढक जाती है तो ये माउंट बन जाता है। क्या बन जाता है? माउंट बन जाता है। ठीक है, उसे हम इंग्लिश में माउंट कहते हैं, ढेर कहते हैं, मिट्टी का ढेर। तो अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के लरकाना डिस्ट्रिक्ट में मोहनजोदारो एक साइट है जो 1922 में डिस्कवर हुई।
जब खुदाई हुई तो हमको यहाँ बहुत सारे ह्यूमन स्केलेटन्स देखने को मिले, क्योंकि वहां पे सिंधी भाषा बोली जाती है, इसीलिए सिंधी भाषा में माउंट को मोहनजोदारो बोला जाता है। तो इसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? माउंट ऑफ द डेड। क्या? माउंट ऑफ द डेड, मरे हुए लोगों की खोपड़ी का पूरा पहाड़ बना हुआ है। क्या बना हुआ है? पहाड़ बना हुआ है, मोहनजोदारो। 1922 में इसकी डिस्कवरी हुई, और इसकी डिस्कवरी किसने की? रखलदास बनर्जी ने, या रखलदास बंदोपाध्याय भी इनको बोला जाता है, ठीक है, बनर्जी। आर.डी. बनर्जी ने 1922 में इसकी खोज की। अगर हम बात करें मोहनजोदारो की जो मेजर फाइंडिंग्स है, मेजर फाइंडिंग्स में हमको क्या क्या देखने को मिला है, तो मेजर फाइंडिंग्स में अगर हम यहाँ पे देखें तो हमको यहाँ पे पशुपति महादेव सील मिला है। क्या मिला है? पशुपति महादेव सील मिला है, ठीक है। पशुपति महादेव सील के साथ हमको और यहाँ क्या देखने को मिलता है? हमको यहाँ पे ब्रॉन्ज का एक डांसिंग गर्ल मिला है। क्या मिला है? ब्रॉन्ज की एक डांसिंग गर्ल मिली है, जिसको नाम डांसिंग गर्ल सर जॉन मार्शल ने दिया था, और ये डांसिंग गर्ल कुछ 10.4 सेंटीमीटर की है। दैट मीन्स हमारे हथेली के बराबर ये ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल का स्टैच्यू मिला है। क्या मिला है? स्टैच्यू मिला है, जिसे लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनाया गया है। किससे बनाया गया? लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनाया गया है, ठीक है। क्या होता है लॉस्ट वैक्स टेक्निक? वैक्स मतलब मोम। तो पहले इसी तरीके से आपका क्ले से इमेज को बनाया जाता है, फिर उसमें मिट्टी भरी जाती है, आग लगाई जाती है, क्ले पिघल जाती है, फिर उसमें ब्रॉन्ज डाल दिया जाता है, फिर तोड़ दिया जाता है, ब्रॉन्ज अपनी शेप ले लेता है और मूर्ति बन जाती है, ठीक है। तो ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल हुई है, मिली है हमको। साथ ही साथ यहाँ पे हमको प्रीस्ट किंग देखने को मिला है। क्या देखने को मिला है? एक आदमी देखने को मिला है जिसका आधा पार्ट नहीं है, उसके सर पे फिलेट लगा हुआ है, उसने एक फैशनेबल रोब पहनी हुई है ना। प्रीस्ट किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अब पाकिस्तानी म्यूजियम में है। शिमला एग्रीमेंट के बाद अगर हम बात करें, ये हमने पाकिस्तान को सौंप दिया था। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें, यहाँ पे क्रिमेशन में 3 तरीके के चीजें इस्तेमाल की जाती थी, मतलब दफनाने के लिए 3 तरीके की चीजें इस्तेमाल होती थी। एक था कंप्लीट बरियल। कौन सा? कंप्लीट बरियल। दूसरा था फ्रैक्शनल बरियल। कौन सा? फ्रैक्शनल बरियल। फ्रैक्शनल बरियल के साथ अगर हम बात करें, तीसरा है पोस्ट क्रिमेशन बरियल। कौन सा? पोस्ट क्रिमेशन बरियल। कंप्लीट बरियल में ये होता है सीधा आदमी को दफना देते हैं। फ्रैक्शनल बरियल में ये होता है कि आदमी की लाश को छोड़ दिया गया, चिल कौवे खाएंगे, जो भी बचेगा फिर उसको दफनाएंगे। पोस्ट क्रिमेशन बरियल में अगर हम बात करें, पहले आदमी को क्या किया जाता है? जला दिया जाता है, फिर उसके जो एशेज होते हैं, वो जो आजकल हम मरने के बाद आप अस्थि बनाते हैं, फिर उसको जमीन में दबा दिया जाता है। तो 3 तरीके के बरियल प्रैक्टिस। यहाँ पे 3 हमारे पास 3 क्या है? ये आपके क्या नाम है? सिलेंड्रिकल सील्स भी मिले हैं। सिलेंड्रिकल 3 सिलेंड्रिकल सील्स भी मिले हैं। ये सिलेंड्रिकल सील्स ज्यादातर मेसोपोटामिया में इस्तेमाल होते थे, यहाँ पे हमको देखने को मिला है। तो ये मेजर फाइंडिंग्स है, फटाफट अंदाज में कवर कर रहे हैं, हम इन डेप्थ नहीं जा रहे हैं कि हम ईच एंड एवरी फाइंडिंग देखें, ईच एंड एवरी डिटेल देखें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। मोहनजोदारो के बाद और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट साइट है, एक ही पेज में 2 कवर करते हैं, ठीक है। हाँ, एक हमारा है दैट्स कॉल्ड, तीसरा हम ले लेते हैं लोथल। कौन सा? लोथल। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में। कहाँ पे है? लोथल गुजरात में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसके बाद हम ले लेंगे किसको? धोलावीरा को। किसको ले लेंगे? धोलावीरा को। धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। अगर हम बात करें, सबसे पहले तो हमको देखना होगा कि लोथल की डिस्कवरी किसने की। इस साइट को डिस्कवर किसने किया? तो इस साइट को डिस्कवर किया शिकारीपुरा रंगनाथ राव, ठीक है। किसने? शिकारीपुरा रंगनाथ राव ने। दूसरी बात, कौन सी नदी के मुहाने पे है? तो ये भोगव रिवर के किनारे है। कौन सी नदी? भोगव रिवर, जो उस समय साबरमती नदी की सहायक नदी हुआ करती थी, ठीक है। लोथल में हमको क्या देखने को मिला? सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो फर्स्ट टाइडल पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्या?
फर्स्ट टाइडल पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, मतलब बंदरगाह हुआ करता था। गुजरात आज भी अपने बंदरगाह के लिए फेमस है, और ये बंदरगाह आपका ट्रेपीजॉइड की फॉर्म में हुआ करता था। किसके फॉर्म में? ट्रेपीजॉइड के फॉर्म में हुआ करता था। यहाँ शिप्स आके डॉक किया करती थी। ठीक है, हालांकि कहना बड़ा मुश्किल होता है कि कैसे डॉक करती थी, क्योंकि समंदर से आज की डेट में ये एरिया नहीं लगता। उस समय बोला जाता है कि शायद समंदर का पानी यहाँ तक आता हो, गल्फ ऑफ खंबात से। ठीक है, तो फर्स्ट टाइडल पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड है। यहाँ पे हमको राइस के ट्रेसेस देखने को मिले। किसके? राइस के ट्रेसेस देखने को मिले। राइस के ट्रेसेस के साथ साथ हमको यहाँ पे कॉटन के ट्रेसेस देखने को मिले। किसके? कॉटन के। इसी वजह से इस साइट को मैनचेस्टर ऑफ आईवीसी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। मैनचेस्टर इंग्लैंड में एक शहर है जो अपने कॉटन के कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग के लिए फेमस है। ठीक है, हाँ, आपने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फुटबॉल क्लब का नाम सुना होगा, मैनचेस्टर यूनाइटेड नाम है। क्या नाम है? मैनचेस्टर यूनाइटेड नाम है। तो मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन कॉटन, क्योंकि यहाँ पे जिक्र भी है कि इंडिया को मेलुहा करके पुकारा जाता था मेसोपोटामिया में, और ये ट्रेड हुआ करता था। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें, हमको यहाँ पे फायर अल्टार्स भी देखने को मिले हैं। दैट मीन्स हवन कुंड। क्या? फायर अल्टार्स भी देखने को मिला है। फिर इसी के साथ हमको यहाँ पे कॉपर स्मिथ फर्नेस भी देखने को मिले हैं। क्या? 5 कॉपर स्मिथ फर्नेसेस भी हमको यहाँ पे देखने को मिले हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको लोथल गुजरात में देखने को मिली है। कहाँ? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर्शियन गल्फ सील। कौन सी? पर्शियन गल्फ सील भी हमको यहाँ से देखने को मिली है। सर्कुलर पर्शियन गल्फ सील हमको यहाँ पे देखने को मिली है। ठीक है, नेक्स्ट हम धोलावीरा की बात करें तो धोलावीरा की जो डिस्कवरी हुई थी 1967 में, इसकी डिस्कवरी की थी जेपी जोशी ने। किसने? जेपी जोशी ने। मगर इसका जो एक्सकवेशन का काम है 1989 से 2005 के बीच में कंप्लीट हुआ, और इसका एक्सकवेशन का काम किया था आर.एस. बिष्ट ने। किसने किया था? आर.एस. बिष्ट ने इसके एक्सकवेशन का काम किया था। अगर हम बात करें, धोलावीरा किसी भी नदी किनारे नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। धोलावीरा ये किसी नदी किनारे नहीं। तो लोग ये सोचते हैं कि आखिर यहाँ लोग जिंदा कैसे रहते थे? आखिर यहाँ लोग जिंदा कैसे रहते थे जब किसी पानी के किनारे नहीं रहते थे, पीने का पानी नहीं? तो आपको बता दें कि यहाँ पे जो सिस्टम था, ये बोला जा रहा था, यहाँ पे पहली बात ये गुजरात के रन ऑफ कच्छ के खादिर आइलैंड में है। किसमें? खादिर आइलैंड में है, गुजरात के। ठीक है, और यहाँ पे बोला जाता है इसके दोनों तरफ से 2 स्ट्रीम बहती थी, 2 पतले पतले नाले, समझ लीजिए इस तरीके से, छोटी से स्ट्रीम, पानी की धारा, नदी नहीं कह सकते हम उसे। 2 स्ट्रीम थी, ये मनहर और मनसर। कौन सी? मनहर और मनसर। और इसके ऊपर इन्होंने डैम बनाया हुआ था, और इन डैम्स को अंदर बहुत सारे वाटर टैंक्स बने थे, इनमें पहुंचाया जाता था। वाटर टैंक्स पाइप से बंधे हुए थे, पूरा पानी भर जाता था। फिर तो इसी वजह से ये वाटर हार्नेसिंग सिस्टम के लिए फेमस है। जैसे आज की डेट में वाटर को स्टोर किया जाता है, पानी को, उसी तरीके से इस समय में किया जाता था। पहली साइट है जहां पे 3 चीजें हमको देखने को मिली। अभी तक हमने देखा 2 ही चीजें हुआ करती थी, एक्रोपोलिस और लोअर टाउन, मगर यहाँ पे अगर हम बात करें, मिडिल टाउन भी है। क्या है? मिडिल टाउन भी है। यहाँ मेजर फाइंडिंग्स में हमको क्या देखने को मिलता है? यहाँ हमको देखने को मिलता है क्या? रेक्टेंगुलर टाइप सील देखने को मिलती है। यहाँ पे हमको पॉलिश्ड पिलर देखने को मिलता है। क्या मिलता है? पॉलिश्ड पिलर देखने को मिलता है। पॉलिश्ड पिलर के साथ अगर हम बात करें और क्या देखने को मिलता है? पॉलिश्ड पिलर के साथ हमको बेली, एक तरीके का रूम हुआ करता था जहां पे एक्रोपोलिस के लोग रहा करते होंगे, वो बोला जाता है। एक प्लेग्राउंड छोटा सा मिला है, अर्लीस्ट फॉर्म वर्जन बोला जाता है, शायद ग्राउंड वगैरह इस्तेमाल किया जाता है, उसे सेरेमोनियल ग्राउंड बोला गया। हाँ, बीच में एक चीज मैं भूल गया, मोहनजोदारो में आपके और क्या क्या मिला है? मोहनजोदारो में ग्रेट बाथ मिला है, ग्रेट ग्रेनरी भी मिली है। सबसे बड़ा जो स्ट्रक्चर मिला है पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में ग्रेट बाथ है, जो आपका ग्रेट ग्रेनरी है, जो 45 मीटर बाय 15 मीटर की होती थी। इसी तरीके से ग्रेट बाथ मतलब बहुत बड़ा नहाने का सेरेमोनियल ग्राउंड भी हुआ करता था, वो मोहनजोदारो में मिला है। कहाँ मिला है? मोहनजोदारो में हमको देखने को मिला है। ठीक है, अब एक ही वीडियो में फटाफट करने में
हाँ ये सारी चीजें हो जाती है, तो ये धोलावीरा। इसके बाद आता है आपका क्या, इसके बाद जो हमारी साइट आती है दैट्स कॉल्ड कालीबंगन। कौन सी साइट आती है, कालीबंगन। कालीबंगन राजस्थान में आता है, जो घग्गर रिवर पे है। कालीबंगन को डिस्कवर किया था कमलानंद घोष ने। किसने, कमलानंद घोष ने कालीबंगन रिवर साइट को डिस्कवर किया था। काली मीन्स ब्लैक और बंगन मीन्स चूड़ियां, बैंगल्स, तो इसी वजह से उसको नाम दिया गया कालीबंगन। क्योंकि जब वहां पे खुदाई हुई तो खुदाई के बाद वहां पे बहुत सारी काली चूड़ियां मिली। क्या मिली, काली चूड़ियां मिली। तो कालीबंगन में जो मेजर फाइंडिंग्स है, वहां पे हमको फायर अल्टार्स देखने को मिले। क्या देखने को मिले, फायर अल्टार्स देखने को मिले। फायर अल्टार्स के साथ हमको जुते हुए खेत देखने को मिले, जो राइट एंगल्स में जुते हुए थे, मगर हमको कोई हल नहीं मिला है। यह माना जा रहा है कि हल शायद लकड़ी से बने हो, समय की वजह से डिके किए हो, मगर जिस तरीके का जुताई हुई है उससे हम मान सकते हैं कि भाई वहां पे मिक्स्ड क्रॉपिंग का इस्तेमाल होता हो, मतलब एक साथ कई सब्जियां या कई फसल लगाई जाती हो। कालीबंगन राजस्थान में, कहां पे, कालीबंगन राजस्थान में, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखना। और कालीबंगन में एक हमको सिलेंड्रिकल सील विद इंडियन मोटिफ मिली है और एक सिलेंड्रिकल सील मेसोपोटामिया वाली हमको मिली है, ठीक है। तो ये था आपका पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन। यही 5 साइट आपको मेन याद रखनी है, हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगन। कुछ आप और देखना चाहें तो उसमें आप चानूदारो, अलादीनो, रोपार, ये सब देख सकते हैं, ठीक है। फिर बाद में इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन कर गई। डिक्लाइन करने के बहुत सारे कारण बताए गए, किसी एक कारण को इतिहासकार अभी लेके सहमत नहीं है, ठीक है। कई कहते हैं भूकंप आ गया, सभी निपट गए, डेड बॉडी मिल गई। किसी ने कहा क्या कि नदी सूख गई, किसी ने कहा कि भाई फॉरेन इन्वेडर्स आए, मतलब आर्यंस आए, जिन्होंने ऋग्वैदिक एज को शुरू किया और ऋग्वेदा कंपोज किया, आर्यन आए और आर्यन ने इन सबको मार के बिछा दिया और ये मर गए, मगर कुछ हम कॉन्क्रीट नहीं कह सकते, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है, दबा के करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके लिए ब्रिगेडियर प्रताप डिफेंस एकेडमी लेके आया है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या लेके आया है, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो आपके लिए लेके आया है कि ब्रिगेडियर प्रताप डिफेंस एकेडमी सबसे पहली बात कि ऑल इंडिया स्कॉलरशिप कम टैलेंट हंट एग्जामिनेशन है, जो हमारा 21 सितंबर को होने वाला है। कब होने वाला है, 21 सितंबर को। 14 सितंबर को आपका एनडीए सीडीएस का एग्जामिनेशन है, उसके बाद बच्चे खाली हो जाएंगे। 21 सितंबर को हमारी एग्जाम डेट है। ऑल ओवर इंडिया से बच्चे बैठने वाले हैं। ज्यादातर हमने 4 राज्यों को कवर किया है, जिसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड एंड बिहार शामिल है। इनके बच्चे बैठने वाले हैं और ये बच्चे 21 तारीख को स्कॉलरशिप टेस्ट देंगे, और जो मेरिटोरियस स्टूडेंट होगा, जो फर्स्ट रैंकर होगा, उसको हम 100% स्कॉलरशिप, दैट मींस फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। आप कहेंगे सर इसमें कौन सी बड़ी चीज है, तो मान्यवर ये सारे एग्जामिनेशन जिनकी हम तैयारी करवाते हैं, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट और एफकेट, ये सारे एग्जामिनेशन ए ग्रेड के ऑफिसर्स आपको बनाता है, और इनकी रिक्रूटिंग एजेंसी यूपीएससी। और यूपीएससी की किसी भी कोर्स की फीस ऑल ओवर इंडिया आप पता कर लेना 1 लाख रुपए से कम नहीं है। तो 100% स्कॉलरशिप होने का मतलब है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब 1 लाख रुपए आपका बच गया। अगर आपकी रैंक सेकंड से 10 आती है तो 75% स्कॉलरशिप, 11 से 20 आती है तो 50%, और 21 से 30 आती है तो 40% स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड की जाएगी। सभी बच्चों को फ्री काउंसलिंग सेशंस हम प्रोवाइड करेंगे ताकि उनके करियर गाइडेंस उनको मिल सके, ठीक है। हाँ, तो ये टेस्ट कब कंडक्ट होने जा रहा है, 21 सितंबर, मगर उससे पहले इंपॉर्टेंट है आप अपने आप को रजिस्टर करें, क्योंकि हमारे पास जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, अगर उसकी कैपेसिटी फुल हो जाती है उसके बाद हम रजिस्ट्रेशन नहीं लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए आप दिए गए नंबर पे आप कॉल करके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, 86048977 और 44, ये पहला नंबर हो गया। या फिर आप इस नंबर पे भी कर सकते हैं। और तीसरी बात, या फिर आप ब्रिगेडियर प्रताप डिफेंस एकेडमी की वेबसाइट www.brigadierpratapdefenseacademy.com पे जाके एकेडमी को विजिट भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर हम बात करें अपने आप को रजिस्टर भी कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत जल्द हम 1 तारीख से हमारी टीम आपके सामने आने वाली है, सभी टीचर्स की,
और धुआंधार तरीके से हम 14 सितंबर के एग्जामिनेशन के लिए बेहतरीन एक मैराथन क्लास चलाएंगे, करंट अफेयर सीरीज चलाएंगे। ठीक है, आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।